हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे हो? पढ़ा था लास्ट में आर्टिकल 13, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ। आज की जो क्लास है उसी को कंटिन्यू करने की क्लास है। कोई नया पोर्शन डिस्कस नहीं करने वाले, केवल उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करना है। समझे मेरी बात को? हाँ जी, मजा मजा। चलते हैं। क्या बताया था मैंने, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इफ एनी लॉ is inconsistent with fundamental right, then such law is void. अगर कोई भी कानून एफआर के इनकंसिस्टेंस है, अब एनी लॉ बोले तो, और आर्टिकल 13 का निकनेम दे दो जुडिशियल रिव्यू। लो जी, हमने इसका निकनेम भी कर दिया। पंडित जी भी हो गए, हम नामांकन कर दिया इसका, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कोई भी लो, लास्ट क्लास को याद करो, कोई भी कानून पार्लियामेंट ने बनाया और किसको नहीं बहाया? कोर्ट को नहीं बहाया। क्यों नहीं बहाया? क्यों नहीं पसंद आया? सर जी, आपने जो कानून पास किया है वो किसके अगेंस्ट है? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो हम स्टैंप नहीं लगा रहे वैलिडिटी की। वैलिडिटी की स्टैंप लॉ के ऊपर कौन लगाएगा? कोर्ट लगाएगा सर। और उस स्टैंप लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। व्यू नहीं, रिव्यू। पूरे लॉ को दोबारा देखना कि क्या वो फंडामेंटल राइट के साथ है, क्या वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और अगर अगेंस्ट है तो वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है, नो लीगल इफेक्ट। सर जी, कौन सा लॉ? चाहे वो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या वो आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। अगर इनकंसिस्टेंस है तो वो क्या है? वॉइड करार किया जाता है। वॉइड बोले तो, ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत आता है। वॉइड बोले तो नो लीगल इफेक्ट, मतलब इस कानून का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये कानून ही कहां है? क्योंकि कानून किसे बोलते हैं? जिस चीज का लीगल इफेक्ट हो। क्या छीन लिया कोर्ट ने इससे? क्या छीन लिया? इस कानून से इसकी आत्मा निकाल ली कि लीगल इफेक्ट नहीं है अब तेरा। और जब इस चीज का लीगल इफेक्ट नहीं है तो ये लॉ ही नहीं है। समझ में आया बेटा? तो जुडिशरी पावरफुल। क्या पावरफुल है? जुडिशरी पावरफुल है। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू। कौन सा आर्टिकल बोले? आर्टिकल 13। दूसरा नाम जुडिशियल रिव्यू, टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ, जस्टिफिएबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट विद द लॉ। समझ में आया? ठीक है। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक बार रीडिंग करते हैं। देखिए साहब, दोबारा पढ़िए प्लीज। ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि लॉ विच आर मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट विल बिकम वॉइड। कहां तक वॉइड? सारा वॉइड या उच्च एक्सटेंट तक वॉइड? जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे हो उतना पोर्शन वॉइड। इट इज क्लियर? लेकिन वो वॉइड कब होंगे बताना?
शुरुआत से वॉइड है, फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड है, या आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड है? आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही तो वॉइड है, क्योंकि आर्टिकल 13 तो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। मान लीजिए एक लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब बनाया? एक लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1912 में बनाया फॉर एग्जाम्पल, और इस लॉ का 40% पोर्शन एफआर के अगेंस्ट था, क्योंकि अंग्रेज कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाते थे हिंदुस्तानियों को फंडामेंटल राइट मिल सके। एग्री? वो तो एक्सप्लॉइट करते थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना भाई? एनफोर्स कब हुआ? 26, बताओ एनफोर्स कब हुआ? जनवरी 1950। तो मुझे बताइए ये जो 40% जो पोर्शन है ये कब से वॉइड हुआ होगा? फ्रॉम द बिगिनिंग या आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? प्लीज वॉइड देख लो, बड़ा टेक्निकल एमसीक्यू बन सकता है। बिगिनिंग से वॉइड नहीं है बच्चे। कब से है? जब से संविधान बना, क्योंकि आर्टिकल 13 तो कॉन्स्टिट्यूशन में आया ना। समझ में आई बात? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं और देखिए मैंने लाइन लिख भी रखी है, स्पेशल पॉइंट है। सचिन सर ने स्पेशल पॉइंट करार दिया हुआ है। तो इसने बोला दे विल बिकम वॉइड ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट वॉइड फ्रॉम द एब इनिशियो। और एब इनिशियो का मतलब क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग से वॉइड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे लॉज की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। क्या अंतर आ जाएगा? वॉइड तो ये भी हो जाएंगे, लेकिन कब से वॉइड होंगे बताना बच्चों। ये फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होंगे? यस, फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होंगे। पूछो क्यों? जब तुम्हारा संविधान बन चुका है, आर्टिकल 13 उसमें है, और तुमने फिर भी ऐसा लॉ बना दिया तो फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होगा ना बच्चों, क्योंकि आप पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आर्टिकल 13 जब तक बन चुका था। तो ये एक अंतर है। दे आर वॉइड एब इनिशियो। देखिए बच्चे मार्केट, और मैंने अंतर भी बता दिया आपको। यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या होगा? स्ट्रेस कर रहा हूं, टॉपिक को समझ लो। नॉट वॉइड एब इनिशियो। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वॉइड एब इनिशियो। तो पेपर में जो एमसीक्यू आए, बाय द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल, बाय द इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 13, समझ में आ गया बच्चों? तो एक इंपॉर्टेंट लाइन कि आर्टिकल 13 नंबर ऑफ केसेस में जुडिशियल रिव्यू लेकर आया। सो मैनी केसेस जिसमें जुडिशियल रिव्यू हुए, बहुत सारे कानूनों के जुडिशियल रिव्यू हुए, और 3 डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर आज समझाऊंगा।
इस डॉक्ट्राइन के डॉक्ट्राइन नंबर 1, डॉक्ट्राइन नंबर 2, डॉक्ट्राइन नंबर 3। सीवियरेबिलिटी क्या कहती है? सीवियर अलग कर देना। इसने बोला ओनली दैट पार्ट ऑफ द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट एंड द रेस्ट लॉ विल स्टैंड, यानी कि बाकी का लॉ वैलिड रहेगा। इक्लिप्स क्या कह रहा है? द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट समझो, ये वाला जो डॉक्ट्राइन है इक्लिप्स वाला जो है, ये केवल किस पे एप्लीकेबल हो रहा है? पहले इतना समझ लो, ओनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर। उतना पार्ट इनऑपरेटिव हो जाएगा। सर जी वॉइड वर्ड यूज नहीं हो रहा, इनऑपरेटिव वर्ड यूज हो रहा है, इनऑपरेटिव। समझे मेरी बातों को? अब वो इनऑपरेटिव वर्ड क्यों यूज हो रहा है, मतलब क्या है सर? देखिए, एक लॉ आपका ये है, ये आपका एक लॉ है और ये आपका FR है, ऐसे समझो। और इस लॉ का इतना पार्ट इस FR के अगेंस्ट है। वो डायलॉग सुना है, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, काट दो, बाकी का शरीर वैलिड है, बाकी का शरीर वैलिड है, मतलब केवल उतना पार्ट वॉइड है जितना कि इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट है। इतना पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये अगेंस्ट विद FR है। तो क्या करो? तलवार चलाओ, सीवियर करो, काट डालो। बाकी का जो इतना पार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसे मैं रेड उससे कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन क्या मान लिया जाएगा? ये वैलिड है, ये चलता रहेगा। समझ गए? बाकी का लॉ वैलिड रहेगा टू सच एक्सटेंट, याद है वो लाइन, टू सच एक्सटेंट, सीवियर टू सच एक्सटेंट which is against, which is inconsistent or against, उतने पार्ट होगा। क्लियर हुआ डॉक्ट्राइन? सीवियरेबिलिटी को बोलते हैं तलवार चलाओ, काट डालो, उतना पोर्शन जितना क्या है, जितना क्या है अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो, याद करोगे इसे, कि मेरा ये हाथ है और मेरी इस उंगली में कुछ ऐसा हो गया कि पूरा हाथ खराब हो जाएगा, तो मैं यहां से काट दूं या केवल ये उंगली काट कर काम चल जाएगा? तो दिमाग ये कहता है सर ये उंगली काट दो, सीवियर कर दो इसे, बाकी की बाकी की चार उंगली सही है, चलने दो। इट क्लियर? समझ में आ गया? अब दूसरा डॉक्ट्राइन है आपका इक्लिप्स। ये क्या कहता है सर? ये बड़ा अच्छा डॉक्ट्राइन लगता है मुझे, इसमें काटा काटी नहीं मस्ती, इसमें सोना सोनी मस्ती है। सो जा सो जा सो जा, मारते नहीं, काटते नहीं, काटा काटी नहीं मस्ती, सो जा, सुला देते हैं लोगों को, डोरमेंट। अभी बताऊंगा कैसे। ये कोई लॉ है, ये कोई लॉ है, ये आपका FR है, इट इज अ लॉ। ऐसे मान लो ये कोई लॉ है और ये आपका FR है। इस लॉ के इतने पार्ट की
इतने पार्ट की इस एफ आर पर शैडो पड़ रही है। शैडो का मतलब छाया पड़ रही है। इक्लिप्स ग्रहण होता है ना, ग्रहण, छाया पड़ती है। देखो कहां से वर्ड निकला है। और ये जो शैडो है ये अगेंस्ट है एफ आर के। तो सर क्या करूं, काट दूं इसे भी? मैं तो काटा काटे में विश्वास रखता हूं। है इतने पोर्शन को सुला दो, काटो मत। क्या कर दो? स्लीपिंग कर दो। बाकी का पोर्शन तो चलता ही रहेगा। इट इज अ इक्लिप्स, यानी कि ये पोर्शन इनऑपरेटिव हो गया। और ये वाला पोर्शन ऑपरेटिव है। और ये वाला जो डॉक्ट्राइन है किस पर लगता है? किस पे लगता है बेटा? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, एप्लीकेबल ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये जो दोनों क्लासिक डॉक्ट्राइन्स हैं, जो आर्टिकल 13 की देन है, आर्टिकल 13 की देन है, जिसमें लगभग मैंने आधा घंटा दे दिया है जानबूझ के। और आपका जो तीसरा डॉक्ट्राइन है, दैट आर डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। त्यागना मतलब क्या? छोड़ना। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्लास के अंदर ही कि क्या फंडामेंटल राइट को, देखिए आराम से समझना, क्वेश्चन क्या था? सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ऑफेंस। क्यों? बिल्कुल ऑफेंस है, यस, लेकिन क्यों? लॉजिक क्या है सर? मेरी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, और इंडियन कोर्ट्स में कई बार मर्सी डेथ पिटीशन तक, मर्सी डेथ जब आदमी खुद मौत मांगता है, उसे वो चीज वैलिड नहीं होती, उसे देते नहीं है, ग्रांट नहीं होती ऐसी मौत। ऐसा क्यों? बताइए क्यों? केवल इस डॉक्ट्राइन की वजह से। वो कह रहा है जी मेरा राइट टू लाइफ है, मैं रखूं या छोड़ूं? मैं रखूं या छोड़ूं? क्यों? रख भाई, कानून के हिसाब से वेव मत कर। वेव मना कर दिया, इसलिए सुसाइड ऑफेंस बना। क्यों? इसका मतलब क्या है कि एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर फंडामेंटल राइट कांट बी वेव। फंडामेंटल राइट को छोड़ा नहीं जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता। क्यों भाई? मेरी जिंदगी, समझ में आया? बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13। इसलिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आर्टिकल 21 को कनेक्ट करेंगे बाद में जाके। आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ, बट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डेथ। इस आर्टिकल की वजह से जीने का हक है, मरने का हक नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? या तुम भी जो है धर्मेंद्र बन जाओगे, शोले वाला, मुझसे मर जाऊंगा, अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस। और इट क्लियर बेटा? तो ये तीन चीज हमने आज डिस्कस करी हैं जानबूझ के कि तीनों डॉक्ट्राइन में बेसिकली कहा क्या गया है, आर्टिकल 13 बोलता क्या है। तो आर्टिकल 13 ने बहुत बातें बोली हैं, उसे आप अच्छे तरीके से रीडिंग भी करें उन चीजों की।
क्या बोला इसने? फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये क्वेश्चन भी दिमाग में रख लेना। उससे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं। It is not open to citizen to waive any of the fundamental right। सिटीजन के लिए ये ओपन नहीं है कि वो अपने फंडामेंटल राइट को क्या करे? वेव करे। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। क्या लगाई गई हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कंडीशंस लगाई गई हैं। वो गाना ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नहीं भैया, सब कुछ आपकी मर्जी नहीं है, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। सर्टेन लिमिटेशन आर इम्पोज, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, यू मस्ट फॉलो इट। इट इज क्लियर? अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। अब बच्चों मैं आपके सामने एक लास्ट चीज और डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 12 to 35 है, पार्ट 3 में है, क्या सिटीजन के लिए है? अब इसमें से कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली है। जो भारतीय देश के नागरिक हैं, सिटीजन। आर्टिकल 5 आगे आएगा, पूछा था आपकी बार CSET के एग्जाम में कि सिटीजनशिप की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 5 में की गई है। याद रखना। एक अवेलेबल टू ऑल। अब ऑल में या दोनों आ गए सिटीजन भी और नॉन सिटीजन भी। इस चार्ट को जरूर बनाना बच्चों, क्योंकि ये वर्ड बार बार आते हैं। नॉन सिटीजन में आपके NRI भी आ गए, आपकी कंपनीज भी आ गई। ये चीज जरूर नोट डाउन करना कि कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू ऑल है, चाहे आप सिटीजन हो या नहीं हो, और कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली है, यानी कि केवल सिटीजन को दिए गए जिन्हें राइट टू वोट होता है। और सिटीजनशिप की जो बात है वो कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 5 में, जो नागरिकता की बात है संविधान के अंदर। ऐसे ही चलते चलते क्लास को तरीके से पढ़ते चले जाओ, चलते चलते आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल क्लास में ही याद हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं सर आर्टिकल कैसे याद करें? सारे नहीं करने, लेकिन आर्टिकल में से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो ड्यूरिंग क्लास फोकस करके पढ़ो, कंसंट्रेट करके पढ़ो। धीरे 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 आपको आर्टिकल याद होने शुरू हो जाएंगे, अगर ध्यान से पढ़ते चले जाओगे तो। इसके अलावा कोई गोली नहीं है। समझ में आई बात बेटा? तो अगली नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस आर्टिकल 12 स्टेट वाली जो बात मैंने आर्टिकल 12 बस समझाया था, टच दिया था, फिर आर्टिकल 13 पढ़ा दिया था। आर्टिकल 12 अब पढ़ाऊंगा इसके बाद। और आर्टिकल 12 क्या है? गारंटर के स्टेट क्या है? गारंटर है फंडामेंटल राइट का। समझ में आई बात? लेकिन इसी के साथ जब सिटीजनशिप की बात होती है तो हमें कौन सा आर्टिकल याद करना है? आर्टिकल 5। जानते हो ना सिटीजन और नॉन सिटीजन में अंतर? सिटीजन वो होता है
जिसे राइट टू वोट हो जाए, और ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन बी अ सिटीजन। याद रखना, एक कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं हो सकती क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन है ही नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट उसे भी दे रखे हैं, हालांकि वो सिटीजन नहीं है। आप यानी कि क्यों सर? क्योंकि आप अगर आर्टिकल 12 और 35 तक की बात करेंगे तो कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली है और कुछ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू ऑल है। गुरुद्वारा प्रसाद बट रहा है, सबको ले जाओ, चाहे वो सिटीजन है, चाहे वो नॉन सिटीजन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।